नमस्कार। द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने की। पिछले साल 5 अगस्त को ये दोनों अनुच्छेद हटा दिए गए थे। इसमें कश्मीर से रिलेटेड जितने भी प्रावधान थे वो खत्म कर दिए गए थे, सिर्फ एक खंड को छोड़ के। सरकार ने उस समय कहा था कि ये कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म करने में, वहाँ की स्थिति को सामान्य बनाने में मदद करेगा सरकार का ये कदम। इस पूरे मुद्दे पे सरकार की योजना कितनी सफल हुई, ये कितना सही कदम था, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस भंवर सिंह जी। भंवर सिंह जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। थैंक यू। एक साल से ज़्यादा हो गया, 10-12 दिन ज़्यादा हो गए। 5 अगस्त 2019 को जी 370 खत्म किया गया, जी 35A खत्म किया गया। जी आज जो एक साल बाद आप स्थिति कश्मीर की देख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की देख रहे हैं, किस तरीके से आप जज करेंगे? देखिए, स्थिति तो बेहतर हुई है अगर कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे। जैसे आज ही एक पुलवामा में टेररिस्ट अटैक हुआ और हमारी फोर्सेस के 3 जवान शहीद हो गए, एक ऑफिसर उनमें था। तो ये छुटपुट घटनाएं तो अभी चल सकती हैं और वो तब तक चलेंगी जब तक पाकिस्तान की नज़र जम्मू एंड कश्मीर पर रहेगी। और क्योंकि पाकिस्तान ही मेन सोर्स ऑफ टेररिज्म है उस एरिया में, और उसको कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी नहीं पता क्या होती हैं। आजकल कोविड से सब लोग लड़ रहे हैं, वहाँ भी कोविड कुछ ना कुछ हद तक है, और अपने देश में भी उसके है, मगर वो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ अपना करा रहा है, कभी फायरिंग शुरू कर देता है। मगर इससे, क्योंकि पाकिस्तान तो अब डिसाइडेडली एनिमी कंट्री है, असली बात यह है कि वहाँ की जनता को अमन चैन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक प्रयास तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ही कि भाई वहाँ की जनता को बहुत अमन चैन मिले, खुशहाल हो, अच्छी स्कीम्स वहाँ बनाई जाएं और वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले। तो ये सब स्कीम्स वहाँ इम्प्लीमेंट होंगी जो हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चल रही हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो अपनी लोकल गवर्नमेंट थी 2019 से पहले, उसमें गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स जाती थी वो उनको आगे लागू ही नहीं करती थी। इसलिए नहीं लागू करती थी कि कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को वाई ना मिल जाए, और इस वजह से बहुत सारी ग्रांट वहाँ अनयूटिलाइज पड़ी रहती थी और लोगों को पता भी नहीं होता था, लोगों से छुपा ली जाती थी। तो वहाँ की जनता खुशहाल नहीं थी। एक इतना अच्छा वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड है कालीनों का, वो उसको कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। जब से टेररिज्म वहाँ आया, बहुत ही लोगों की आमदनी कम हो गई थी, और कालीन बनाते हज़ारों लाखों की तादाद में थे, बिकते थे कुछ ही हंड्रेड्स, और तो लोगों की आमदनी का कोई सहारा ही नहीं रहा था। टेररिज्म की वजह से टूरिज्म ख़त्म हो गया था, तो वहाँ के लोग बहुत गुर्बत में अपना जीवन यापन कर रहे थे। मगर अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरे राज्यों की तरह वहाँ भी इमदाद जाएगी, फाइनेंशियल एड जाएगी, जो टैक्स वहाँ से वसूल होगा उसका हिस्सा जाएगा। इसके अलावा ग्रांट्स एंड एड मिलेंगी, बहुत मिलेंगी। और जो भी दूसरे राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उज्ज्वला है, आयुष्मान है, वो सब वहाँ लागू होंगी। मनरेगा है, नरेगा है, और प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, राजीव गांधी योजना है, वो सब वहाँ लागू होंगी अब। और वहाँ के लागू होने से वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिलेगा, और यहाँ के जितने भी दरवाजे हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो वहाँ की जनता के लिए खुल गए हैं। यहाँ लोग आएंगे, यहाँ पे अपना रोज़गार पाएंगे और उनको खूब मिलेगा, बिना किसी बायस और प्रेजुडिस के मिलेगा। और वहाँ के लोगों का ध्यान रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल, इसी साल
20 में अप्रैल के महीने में कुछ वहाँ के जो डोमिसाइल हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं, उनको एक फैसिलिटी दे दी कि जो गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट हैं वो वहीं के डोमिसाइल्स के लिए अवेलेबल रहेगी। तो इससे वहाँ के लोगों को थोड़ा सुकून मिला। पहले एक एप्रीहेंशन ये था उनको कि अब जो है वहाँ के जो जैसे मुझे एक बार एक गार्जियन मिले जिनका बेटा बी पास कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपको कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि साहब हमारा बेटा 2000 लोगों में compete करता, अब 20,000 में करेगा। तो मैंने कहा 2000 में उसको 5 पोस्ट मिलती, 5 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट होती या 10 के लिए होती, अब कम से कम हज़ारों के लिए होंगी, 10,000 के लिए होंगी। और तो जो रोजगार के नए आयाम, चांसेस भी बढ़ेंगे, चांसेस बढ़ेंगे, अवसर बढ़ेंगे। तो हमने कहा आप ये ना सोचिए, मगर खैर वो एक कुछ कभी कभी लोकल प्रेजुडिस भी होता है। और जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो नेटिव लोग थे वो 370 को ख़त्म करने से पहले सोचते थे कि हम तो इंडिया से अलग कंट्री हैं, यहाँ से इंडिया से लोग जाते थे तो वो कहते थे कि आपका इंडिया कैसा है, इंडियन पुलिस कहते थे, इंडियन आर्मी कहते थे, उनमें कोई फीलिंग ही नेशनल सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो हिंदुस्तान के साथ पैट्रियटिज्म की भी कमी थी। और वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो टेररिस्टों से मिले रहते हैं, वो भी जो है भारत के खिलाफ थे और वो भी ये चाहते थे कि सब जो है हमें यानी कश्मीर को आज़ादी मिल जाए और हम एक अलग स्टेट बने। उन्हें मालूम नहीं जिस दिन आज़ादी मिल जाती उसी दिन पाकिस्तान उसको हड़प लेता। तो मेरे विचार में 370 ख़त्म करने से वहाँ की जो जनता है वो खुशहाल होगी, रोज़गार मिलेंगे, बहुत अच्छी स्कीम्स मिलेंगे, गरीबी का निराकरण होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के बाशिंदों के को एक बसाने के लिए उनको अच्छी इम्तियाज भी देगी। अच्छा, अब अगर हम जो सरकार ने जिस तरीके से फैसला लागू किया है, हम अगर उस पर आते हैं तो ये कहा गया जो प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर का प्रावधान था उसमें था कि जो स्पेशल स्टेटस है 370 का, उसके लिए था कि वहाँ की संविधान सभा अगर चाहेगी तो उसके मंजूरी से ही खत्म होगा। ये कहा गया, इसके उसमें तय दिया गया कि भाई संविधान सभा तो खत्म हो चुकी है और विधानसभा है वहाँ पे, तो वो विधानसभा ने उसका उत्तराधिकारी, विधानसभा उसकी उत्तराधिकारी हो गई। लेकिन जिस समय ये फैसला लिया गया उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, विधानसभा नहीं थी, भंग हो चुकी थी। तो और राष्ट्रपति तो क्या विधान, मतलब इसको कहते हैं कि मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में पावर ट्रांसफर हुई, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ में पावर ट्रांसफर हुई। तो जो राष्ट्रपति के या राज्यपाल के उससे जो आदेश से जो हुआ वो क्या संविधान की भावना के अनुरूप है? बिल्कुल है। मैं मानता हूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उत्तराधिकारी थी, जब वो थी ही नहीं तो उसका जो है कंप्लायंस कैसे होता, उसकी कंसेंट कैसे मिलती। और ये भी अपनी जगह संवैधानिक है कि जितने भी अधिकार, लेजिस्लेशन के अधिकार भी यानी ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर को हासिल होते हैं और गवर्नर वाज फुल्ली कॉम्पिटेंट टू मेक ए रिकमेंडेशन फॉर एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 335A। तो उसमें कोई कमी लगती नहीं, संवैधानिक कमी नहीं लगती। अब वैसे ये बात है कि इंटरप्रिटेशन की बात है कि कभी क्या होता है कि जजेस के अपने अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं। और जैसे करीब 200 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जज थे जॉर्ज मार्शल, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट ए जज सेज।
जो जज कहता है, जो जज इंटरप्रिटेशन करता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जज टू जज वो एक डिपेंड कर सकता है कि इंटरप्रिटेशन क्या है। मगर मेरे ख्याल से मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि गवर्नर का रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है और उसमें कोई ऐसा अनसंवैधानिकता नहीं है और वो वैलिड है, उसका रिकमेंडेशन उसकी वैलिड है। वैसे भी एक इसका दूसरा और स्वरूप, जब 370 एबॉलिश कर दिया, जब 370 एबॉलिश कर दिया तो असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रही नहीं, गवर्नर की रिकमेंडेशन आ गई। और दूसरा उसका एक स्वरूप और है कि उसी आर्टिकल 370 में ही लिखा था कि ये जो है एक टेम्परेरी प्राविधान है, 370 एक टेम्परेरी प्राविधान है। और टेम्परेरी का मतलब तो टेम्परेरी होता है, उसको जब चाहे हटाया जा सकता है। जब महाराजा हरि सिंह थे 1954 में, और उससे पहले तो आपको मालूम ही होगा कि सन 47 और 48 में पाकिस्तान के कवालियों ने वो श्रीनगर के बिल्कुल पास ही आ गए थे, शायद 100-125 किलोमीटर ही रह गए थे। और मेरे ख्याल अगर हरि सिंह जो है वो संधि ना करते एक्सेशन टू इंडियन गवर्नमेंट, तो वो शायद कब्जा लिया होता। और जैसे आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, जो इंडियन टेरिटरी है, जो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है, जो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है जिस पर, तो उसी तरह ये भी हो जाता। और ये हो जाता तो सेपरेट कंट्री ही हो जाता। आज की डेट में तो आज़ाद कश्मीर को भी कहते हैं सेपरेट कंट्री है, जबकि वो उसमें जो है कोई सांस नहीं ले सकता अपनी मर्जी से, पाकिस्तान का गुलाम है वो। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है उसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है और वो बिल्कुल गवर्नर की रिकमेंडेशन वैलिड है। अब एक सवाल आता है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का। जब ये सरकार ने फैसला लिया हटाने का, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा कि अभी हम सरकार को टाइम देंगे, और ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, साल भर से ज़्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट को क्या इसको पहले डिसाइड करना चाहिए था, या अभी और वक्त दिया जाना चाहिए कि सरकार अपना पूरा वो करे, उसके बाद इस फैसले की संवैधानिकता पे विचार किया जाए? आपका क्या मानना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसको कब तय करेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। जैसे SR बोम्मई की सरकार सन 89 में जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक की, वो डिसमिस हो गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था और उन्होंने पिटीशन दायर किया, सुप्रीम कोर्ट तक आया। वो सुप्रीम कोर्ट में वो 6 साल बाद तय हुआ। 6 साल में असेंबली इलेक्शन हो गए। हालांकि फैसला उसके हक में हुआ, मगर उसका नतीजा तो नहीं मिल पाया, उसका नतीजा नहीं मिल पाया। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जब भी समय हो, सुप्रीम कोर्ट की विजडम अपनी विजडम है, उसमें कोई ना इंटरफेरेंस कर सकता, ना ही उस पर कोई कमेंट कर सकता। वो जब चाहे हो सकता है 2 साल बाद भी हो जाए और 1 साल में भी हो जाए, और ये भी हो सकता है 5-7 साल अभी वो चलती रहे। और बहुत सारे मुद्दे हुए हैं, जैसे मैं बताता हूँ, अयोध्या डिस्प्यूट ही रहा। 2010 में उसका फैसला हुआ था और वो 2019 में तय हुआ, 9 साल बाद तय हुआ। लोग 9 साल तक इंतजार करते रहे। और ये भी जिस नुक्ते निगाह से आपने सवाल किया है, वो भी बहुत मैं उसकी प्रशंसा करूँगा कि शायद बाई सम टाइम, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वहाँ पे अमन चैन कायम हो जाए, वहाँ पे अच्छे लोगों को ये भाने लगे। शुरू में तो ये लोग क्योंकि प्रेजुडिस थे, पाकिस्तान से डोमिनेटेड थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से डोमिनेटेड थे। बहुत सारे लोकल ग्रुप हैं जो आजकल जो है जेल में हैं,
तो उन सब का ये मानना था कि भाई कश्मीर का एक स्पेशल दर्जा हो, अगर ऑटोनॉमी मिले तो बहुत ही अच्छा हो। तो वो लोग थोड़े बहुत होंगे, मगर ये हो सकता है कि समय की धारा के साथ वो लोग उनकी कोई अहमियत ही ना रहे और वहाँ की जनता जो है वो ये मानने लगे कि भाई हम इस जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें खुश हैं। अब इसके बाद एक चीज़ है, साल भर में 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए वहाँ पे। एक जो तब के राज्यपाल थे वही बनाया गया था, फिर उसके बाद दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर और तीसरे चले गए लेफ्टिनेंट गवर्नर। हिंसा में भी कोई बहुत कमी नहीं आई है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कोर्ट में कहा है अभी हाल ही में कि वहाँ पे खतरे की आशंका अभी बनी हुई है। बनी हुई है, ये तो सही है। आज हाँ, आज ही पुलवामा जैसा कि के अटैक हो गया है। हाँ, तो अब वहाँ पे जो आज़ादी पे कर्टेलमेंट अभी भी है, जैसे इंटरनेट की आज़ादी नहीं है लोगों को, 2 जिलों में 4G शुरू किया गया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो आपको ये नहीं लगता कि जो, अगर हम सिर्फ इंटरनेट को लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट आज ज़रूरत हो गई है, इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहे हैं। सरकार अपने मकसद में पूरी तरीके से अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि वो खुद मान रही है कि खतरे की आशंका बनी हुई है। इस दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से इसमें वो करेंगे? देखिए, जब कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर होता है तो ये छोटी मोटी दिक्कतें मानी जाती हैं, क्योंकि अहम जो एक गोल है वो तो वहाँ की जनता को खुशहाल करना है, उसको एक दूसरे राज्यों जैसा स्टेट बनाना है। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के रास्ते में कितनी रुकावटें आई। भोपाल की जो स्टेट थी उसने कह दिया भोपाल एक अलग राज्य होगा, इंडिपेंडेंट राज्य होगा। हैदराबाद ने कह दिया कि हैदराबाद के निज़ाम ने कि हमारा राज्य अलग होगा और अगर किसी से मिलेंगे तो हम पाकिस्तान से मिलेंगे। बाद में उन्होंने पाकिस्तान से भी मिलने से कहा। फौजों की लड़ाई हुई हैदराबाद में, जब 5 दिन तक लड़ाई चली, 5 डेज, और अल्टीमेटली फिर निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा। ऐसे ही जो साउथ में ट्रावनकोर जो स्टेट कहलाती थी, वो उनका शुरू का डिसीजन यही रहा कि ये साहब हम तो अलग होंगे, हम इंडिपेंडेंट, हर आदमी इंडिपेंडेंस चाहता है, मगर सबको जो है चाहे बाई फोर्स कहिए, फोर्सेस भेज के कहिए, मिला ही लिया गया, इंडिया में सब मिल गए। तो ये रुकावटें आती हैं, ये चैलेंजेस होते हैं जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हुआ है। पाकिस्तान भी कोई खुशहाल थोड़ी है, आज भी वहाँ इतनी गरीबी है। पाकिस्तान के पास जो है अपनी फ़ौजों को, अपनी पुलिस को तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। कभी इस कंट्री से उधार लेता है, कभी चाइना से उधार लेता है, उधार लेके वहाँ अपने जो है तनख्वाहें दे रहा है। तो वो उसको क्या मिल गया? एटम बम बना लिया, वो बात अलग है, किस तरीके से बना लिया है ये भी अलग बात है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान अलग कंट्री नहीं हुआ। पाकिस्तान अलग कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हुई। ऐसे ही यहाँ पे जो है एक स्पेशल स्टेटस था, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था। जितनी भी सरकारें आई बीच की 2-4 कांग्रेस की गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे जब सब जो है ऐसे लोगों की सरकारें आई जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के थे, जो सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी के थे, उन सभी लोगों ने सेपरेशन को ही एक तवज्जो दिया, उसको सपोर्ट किया। तो जब इतने 74 सालों का ये तजुर्बा है कि उन लोगों के जहन में एक प्रेजुडिस था, इंडिया के खिलाफ थे। अब ये है कि इंडिया के साथ रहेंगे तो 2-4 साल चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे, वहाँ के लोगों को जो है पता लगेगा भाई इंडिया की कोई बुरी नीयत तो है नहीं, उनको जो है उनकी भागीदारी जो है सारी सरकारों में भी रहेगी,
वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसमें जो है मिनिस्टर्स होंगे, उनके अपने मिनिस्टर्स होंगे, उनको अपना रूल करने का भी प्रोविज़न उसमें है। और डिफरेंट स्कीम्स होंगी। जैसा मैंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आज तक वहाँ नहीं चल रही थी, छोटी मोटी चल रही थी, मगर लोगों को उसका एडवांटेज नहीं मिल रहा, बेनिफिट नहीं मिल रहा था। मगर अब जब बेनिफिट मिलेगा तो वो लोग जो है खुशहाल होंगे और इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। और रहा सवाल इंटरनेट वगैरह का, तो देखिए चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ फैसिलिटी देनी पड़ती हैं, कुछ लेनी पड़ती हैं, कुछ जो है रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। इसमें नेता जो पॉलिटिकल लीडरशिप कह लीजिए जिसे, जी या जो, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप जब फ्री होगी, इंक्लूसिवनेस लोगों की तभी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली उनसे ही इन्वॉल्वमेंट होगा, फोर्स के थ्रू या ताकत के थ्रू कहीं भी देखा गया नहीं है। तो लेकिन वो उस लीडरशिप पे भी अभी कंटेनमेंट है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस है। जी जी तो वो जो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए वो नुकसानदेह है या हानिकारक है, या क्या कहते हैं, लोकतंत्र पे मुफीद नहीं है जिसे कहना चाहिए। जी। तो ये इस चीज को, देखिए, जो लोकतंत्र के मुफीद वाली बात आपने कही है, या दूसरे लोग कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के लोग हैं वो कहते हैं, उनका मकसद दूसरा है। जो फोर्सेस वहाँ हैं वो टेररिज्म को रोकने के लिए है। वहाँ की फोर्सेस कोई वहाँ की जनता को परेशान करने के लिए नहीं है। वहाँ की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो टेररिस्ट चाहे पाकिस्तान से आए हैं, चाहे कहीं दूसरे वर्ल्ड के किसी और हिस्से से आए हैं, या लोकली लोग टेररिस्ट बन गए हैं, कुछ लोग लोकल भी बने, उनको रोकने के लिए कोई आदमी चाहिएगा। अब टेररिस्ट जो हैं उनके पास आधुनिक हथियार हैं, ऐसे हथियार हमारे फोर्सेस के पास नहीं हैं, तो उनको रोकने के लिए फोर्सेस हैं। आज टेररिज्म खत्म हो जाए, फोर्सेस सब बढ़ जाएंगे। अब ये जरूर है कि अनाज के साथ खून पिसता है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत जो फोर्सेस हैं वो काबू में रखने के लिए कभी कभी कर्फ्यू इम्पोज करते हैं, कर्फ्यू को मेंटेन करने के लिए या और रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए थोड़ी बहुत जो है एक्सेसिव एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई JNK भारत का किसी तरीके से आधिपत्य में रहेगा। जैसे दूसरे स्टेट होंगे वैसे ही होगा। एक सवाल और आता है, जिस वक्त ये फैसला लिया गया और जिस तरीके से लिया गया, उसकी एप्रोप्रिएटनेस को लेके एक सवाल उठता है कि उम्मीद की जाती है, हर देश में उम्मीद की जाती है कि सरकार जो होगी वो अपने नागरिकों के प्रति पारदर्शी होगी। जब ये फैसला लागू किया गया उससे करीब एक हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर को बिल्कुल खाली करा दिया गया कि टेररिस्ट अटैक की आशंका है, टूरिस्ट को बाहर भेज दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, एडिशनल फोर्सेस भेजी गई, और ये लग रहा था कि मतलब ये आशंका हो गई थी कि वाकई का टेररिस्ट अटैक की आशंका, या कहीं पाकिस्तान से लड़ाई की तो चांसेस नहीं हो। ये आशंका उस समय हो गई थी लास्ट ईयर जुलाई अगस्त जिस समय तक। उसके बाद सडनली 370 लागू किया गया, हटाया गया। वो एप्रोप्रिएटनेस क्या आप सही मानते हैं कि मतलब सरकार को किस तरीके से, मतलब अगर वो बता के भी करती तो शायद अपोजिशन नहीं होता। देखिए नीरज जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना कभी रहा और ना हूँ, ना मुझे किसी उससे वो है। मैं तो एक, जैसे आपने पूछा, एक्शन की वैलिडिटी को जानना चाहता हूँ। यदि गवर्नमेंट को कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ ए सडन जो है ये 370 एबॉलिश कर देने से एक टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती। बहुत सारे टेररिस्ट वहाँ छुपे हुए आज भी रहते हैं, अंदर रहते हैं। वो टेररिस्ट एक दिन में जो है पता नहीं क्या कर डालते। तो उसकी तैयारी करना तो ज़रूरी था। उसमें मेरे ख्याल से कोई इन अप्रोप्रिएट एक्शन गवर्नमेंट का नहीं रहा, बिल्कुल वैलिड एक्शन था। आप ये देखिए कि किसी भी स्टेट में राइट्स हो जाते हैं, फोर्सेस भेजते हैं, कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, वहाँ भी इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, वहाँ भी लोगों के आने जाने पर बंदिश लग जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट ने छीन लिए हों। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट के अपने पास रहेंगे, उनके पास। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सारे फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को मिलते हैं या कंट्री के किसी भी हिस्से में है, वो सब उनको मिलेंगे, मगर एक सिचुएशन देख के मिलेंगे।
सिचुएशन पिछले 74 सालों में क्या सिचुएशन रही, कभी शांति नहीं रही। अब ऐसे में जो है एकदम रात में ही 370 को रिमूव करने का ऑर्डर करके, यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात आपने की है, पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं एक्ट पेश हुआ, एक्ट पास हुआ, प्रेसिडेंट से सैंक्शन ली गई, तो कोई जिसमें कहते हैं लुका छुपी काम नहीं हुआ, काम तो सारा ट्रांसपेरेंसी में ही हुआ। और खाली जो है खाली टूरिस्टों से खाली कराना, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, उसमें कोई किसी के साथ धोखा थोड़ी हुआ, टूरिस्टों के साथ धोखा थोड़ी हुआ। टूरिस्टों को जो है टेररिस्ट अटैक बना देते, गोल उनको बना के जो है टारगेट करते। तो जस्टिस भंवर सिंह जी, लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जस्टिस भंवर सिंह जी, जिनका मानना है कि जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया, उसमें जो सरकार को जिस तरीके से करना था उसने बिल्कुल सही तरीके से किया, और इसका नतीजा अभी साल भर में भले न मिला हो, लेकिन ये बेहतरी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले साल में इसके नतीजे अच्छे ही निकलेंगे। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।